केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने महंगा भत्ता DAR में इसमें 4% की बढ़ोतरी का ऐलान करने के बाद इसमें करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों को दिवाली बोनस का तोहफा इसमें बताना चाहूँगा। भारत सरकार की तरफ से 18,000 पेंशन बोनस, इसके साथ ही इसमें एरिया का पैसा 25 लाख रुपए भुगतान पर आज सरकार ने इसमें फाइनल कर दिया गया है। इसके साथ ही इस फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख इसमें केंद्रीय कर्मचारी, इसके साथ ही 65 लाख पैसे से यहाँ पे लाभान्वित होंगे। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा, इसमें इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन को मिलने वाला इसमें DAR महंगा भत्ता इसमें 54% के पार यहाँ पे पहुँच चुका है। इसके साथ ही इसमें 12,800 पेंशन बढ़ोतरी के साथ 2004 से पहले जो कि सभी रिटायर्ड कर्मचारी हैं सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पे इसमें हमारे सभी सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं, केंद्रीय सैन्य पेंशन भोगी सभी यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे एक जबरदस्त पैसा यहाँ पे भुगतान को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। यह भी सबसे बड़ी खबर भारत सरकार की तरफ से बताना चाहूँगा। साथियों, इसमें बढ़ोतरी जो आप सभी की 4% की गई थी, इसमें मौजूदा दर आप सभी का महंगा भत्ता इसमें नई दर यानी कि नया DA आप सभी की भारत सरकार की तरफ से 54% भारत सरकार की तरफ से रख दिया गया। यह आज की सबसे बड़ी खबर। वीडियो को शेयर करें। हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे धकेलने में जुटी है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सब से ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। गणेश उत्सव इसका प्रतीक बन गया था। आज भी जब गणेश उत्सव होता है, हर कोई उसमें शामिल होता है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, पूरा समाज एक शक्ति बन करके, एक सामर्थ्यवान बन करके खड़ा होता है। मान्यवर, इस देश में आपने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को, जिसका 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, जो हजारों करोड़ लूटकर हिंदुस्तान से चले गए। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूं, मान्यवर, अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान के बैंकों को खाली करने का काम। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से
बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूं, ईपीएस पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया। क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मांग 10 बरस से करता रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है। तब जाकर बजट की बात करें, बाकी सब झट है, छोड़ दो। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी। 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। मैं The change in name of impairment relief does not affect the nature of entitlement and nor the quantum of emoluments. Lastly, the revised policy will not put the armed forces personnel at disadvantage in comparison to their civilian counterparts. The revision of entitlement rules and guide to medical officers will help retain high degree of operational efficiency and motivation in all ranks of the armed forces. आज मंत्रिपरिषद ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और अनेक फैसलों की जानकारी आदरणीय जावड़ेकर जी ने आप सबके समक्ष रखी है। हम सबके मन में कृषि क्षेत्र के बारे में जिज्ञासा रहती है और यह क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसलिए पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि 5 वर्ष में किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो उस दिशा में अनेक फैसले लिए गए थे और उन फैसलों के अंतर्गत फसल में लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, यह महत्वपूर्ण फैसला था। इसके बाद पीएम किसान योजना, पहले वो 12.5 करोड़ किसानों के लिए थी। नई सरकार बनने के बाद जब पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो शेष किसानों के लिए भी उसको खोल दिया गया और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किसान पेंशन पा सके 3,000 रुपया मासिक, ये फैसला भी मोदी सरकार ने किया है। फसल का उचित मूल्य मिले और लागत का 1.5 गुना मिले, यह पिछले वर्ष से ही सुनिश्चित है और प्रतिवर्ष आप सबके ध्यान में है कि केंद्र सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है। आज भी मंत्रिपरिषद ने बहुत विचार पूर्वक ये फैसला लिया है। सामान्य धान ये 18-19 में
1750 रुपए क्विंटल था, लेकिन 19-20 में जो समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है यह 1815 रुपया प्रति क्विंटल है। 3.7% की वृद्धि है। धान ग्रेड ए, इसका समर्थन मूल्य 1835 रुपया है और इसमें भी 3.7% की वृद्धि है। ज्वार हाइब्रिड 2550 रुपए क्विंटल, इसमें 4.9% की वृद्धि है। ज्वार मालदानी 2570, इसमें भी 4.9% की वृद्धि है। बाजरा 2000 रुपया क्विंटल, इसमें 2.6% की वृद्धि है। रागी 3150, 8.7% की वृद्धि है। मक्का 1760 रुपया क्विंटल, 3.5% की वृद्धि है। तूर अरहर 5800 रुपया क्विंटल, 2.2% की वृद्धि है। मूंग 7050, 1.1% की वृद्धि है। उड़द 5700, 1.8% की वृद्धि है। मूंगफली 5090, 4.1% की वृद्धि है। सूरजमुखी बीज 5650, 4.9%। सोयाबीन पीला 3710, 9.1%। तिल 6485, 3.8% की वृद्धि है। राम तिल 5940, 1.1% की वृद्धि है। कपास मध्यम रेशा 5255, 2.0%। कपास लंबा रेशा 5550, 1.8%। अब अगर इस दृष्टि से हम देखेंगे तो इस वृद्धि का काफी किसान को लाभ मिल रहा है और अब यह भी दृष्टिगोचर होने लगा है कि अनेक फसलों में जब समर्थन मूल्य तय करते हैं तो निश्चित रूप से लागत के आकलन का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। उसमें अब यह भी दिखाई देने लगा है कि लागत कम करने के प्रति भी किसान काफी चिंतित है और सरकार के जो प्रयत्न हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं समर्थन मूल्य को हम देखें तो कुछ की तुलना में आपको 2013-14 से करना चाहता हूं। जैसे सामान्य धान यह 13-14 में 1310 रुपया क्विंटल था और 19-20 में 1815 हुआ। इसी प्रकार से हाईब्रिड ज्वार यह 13-14 में 1500 रुपए क्विंटल थी, आज 2550 रुपया क्विंटल है। रागी को देखेंगे तो 13-14 में 1500 रुपया क्विंटल थी, आज 3150 रुपया क्विंटल है। अरहर की दाल अगर हम देखेंगे तो 4300 रुपया क्विंटल 13-14 में थी, आज 5800 समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। उड़द की दाल ये भी 4300 थी, आज 5700 पर पहुंच रही है। कपास को देखेंगे तो 3700 था, अब 5255 हो गया है। ऐसे लगभग लगातार इस मामले में बढ़ोतरी हो रही है और किसानों को अब ठीक प्रकार का मूल्य मिले इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता पर सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। खेती हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है और इसलिए कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और पूरी सरकार इस प्रयत्न में लगी हुई है कि 2022 तक जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने तय किया है विभिन्न आयामों पर काम करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। Thank you, sir. We'll take a few questions. Okay, first question you can ask.
हुई है, जबकि मुद्रास्फीति की दर उससे अधिक रही है, तो कहीं किसानों को नुकसान तो नहीं हो रहा है इसमें सर? किसान को सामान्य तौर पर नुकसान की स्थिति नहीं है, लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि खेती का जो विषय है वो बाकी सब करने के बाद भी प्रकृति पर आधारित रहता है, लेकिन मैं समझता हूं अभी ऐसी स्थिति किसी भी फसल पर नहीं है। यस। जावड़ेकर साहब से सवाल है कि वेदर द पैकेज फॉर BSNL हैड कम अप फॉर डिस्कशन इन द कैबिनेट? यस, आस्क। पर बार बार बात होती है, लेकिन दिया कैसे जाएगा, सुनिश्चित कैसे किया जाए? क्योंकि आपके स्टेट से पहले एक चिट्ठी आई थी पासवान के मंत्रालय में कि गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, तो मिले कैसे किसानों को? ये कैसे कुछ सुनिश्चित करने का आप लोगों ने? देखिए, MSP घोषित करना, MSP पर एक निश्चित मात्रा के अंतर्गत खरीद हो, इसे केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है, लेकिन हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार की एजेंसियां भी, चाहे वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे नेफेड हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, ये जब खरीद करती हैं तो राज्य सरकार के माध्यम से ही खरीद करती हैं, और इसलिए राज्य सरकारों को थोड़ा सा अपने यहाँ पद्धति अच्छी से अच्छी बनाना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश केंद्र को कुछ दे पाए तो केंद्रीय पूल में उसकी गिनती नहीं होती थी, और जब राज्य सरकार ने खेती पर काम किया, सिंचाई पर काम किया, बिजली पर काम किया, तो मध्य प्रदेश उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ गया है, और निश्चित रूप से जो खरीदने की व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में भी अच्छी है, लेकिन ये और अच्छी बनाते रहे जिससे कि किसान की फसल खरीदी जा सके और उसको अच्छा मूल्य मिल सके। सर, मैं लोकमत से हूँ इधर सर। इधर सर, लोकमत से। सर, ये जो फसल की खरीदी है, जो MSP देने की जो आपने शुरुआत की है, उसमें ये है कि किसान जो है रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना मंडी में जाकर, ई रजिस्ट्रेशन, और उसके थ्रू जो है उसकी फसल खरीदी जाएगी। जो किसान नहीं करा पाएंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान आपने किया है जिससे उसे MSP पे मिल पाए, मतलब जो आप लाभ देना चाह रहे हैं वो मिल पाए, उसके लिए क्या प्रोविजन किया वो थोड़ा बताइए आप। देखिए, सामान्यतः पहले ये होता था कि किसान मंडी में पहुंचता था और उसके बाद उसकी फसल तुलती थी। कई बार ऐसी भी स्थिति आती थी कि फसल को तुलने में एक एक हफ्ते का समय लगता था। जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है तो ये सारे काम सरलता से आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य तौर पर राज्य शासन अनेक स्थानों पर यह कोशिश करते हैं कि जो किसान फसल का उत्पादन किए हैं वो मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो मंडियां स्वयं उनको सूचना देती हैं कि अमुक तारीख को आप आ जाइए तो आपकी तुलाई हो जाएगी। इससे किसान को ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ता, किसान को परेशानी नहीं होती, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन में आने में मुझे लगता है किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होगी। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि अभी तक जो मानसूनी बारिश हुई है उसमें करीब 30% से ज्यादा एक कमी देखने को मिली है, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी कृषि मंत्रालय की है कि अगर उत्पादन या बुआई में कमी आती तो क्या तैयारी लेंगे? दूसरा कि इस MSP के बाद एक गन्ने की FRP तय भी की जाती है इसी सीजन के आसपास, तो उस पर कब तक हम फैसला होता वो देख सकते हैं? बरसात निश्चित रूप से थोड़ा सा इस बार लेट है और ये सभी के लिए चिंता का विषय है। सरकार भी इसके प्रति पूरी तरह गंभीर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्षा अधिक भी होती है तो भी देश का कोई ना कोई भाग ऐसा होता है जो सूखे की चपेट में आ जाता है, और जब वर्षा कम होती है तो सूखा होता ही है। लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए
भारत सरकार की राज्य सरकार के साथ मिलकर रणनीति बनी है और लगातार हम राज्यों के साथ चर्चा में हैं और राज्यों को अवेयर कर रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी तो उस दिशा में कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी सामान्य तौर पर जो मौसम का अनुमान है उसमें ऐसा लगता है कि सामान्य वर्षा होगी। गन्ने की एफआरपी के बारे में मेरी जानकारी है नहीं। सर, I'm रुचि। पहले तो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सशस्त्र बल, इन सभी सैन्य सेवाओं के ग्रुप ए वर्ग के जो संवर्ग के अधिकारी है उनको अन्य केंद्रीय सेवाओं के अनुरूप लाभ देने का एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जिसका लाभ 12,000 एक ग्रुप के जो अधिकारी है उनको मिलेगा और आईएएस से लेकर सभी लगभग सभी सेवाओं को ये लाभ मिलता था, लेकिन इस संवर्ग को नहीं मिल रहा था। ये आज दूर हुआ है और इनका अपग्रेडेशन फाइनेंशियल होता है और इसलिए जहां वो काम कर रहे हैं वही उनको ज्यादा इसमें तनख्वाह में वृद्धि होगी और इसलिए ये एक न्याय देने का भी और हमारे सीमा सशस्त्र जवानों का और सीआरपीएफ के जवानों का बहुत सालों से ये मांग पेंडिंग थी, वो आज पूरी हुई है। दूसरा, इसका बाकी कैबिनेट नोट दे रहे, प्रेस रिलीज दे रहे। तीसरा, एक आपको पता है कि देश के एयरपोर्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की एक पहल सरकार ने की और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एयरपोर्ट्स है उसमें से कुछ से वो ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु 3 एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो इसको भी हाईएस्ट बीडर जो है उन्हीं को देने का फैसला भी हुआ है। इससे आज जितना फायदा हो रहा है लगभग 200-250 करोड़ रुपए, तो उससे 10 गुना ज्यादा पैसा तो अपफ्रंट मिलेगा और उसके साथ साथ हर साल के मुनाफे में भी वो भागीदार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी। तो ये विन विन सिचुएशन है। ये एक अच्छा उदाहरण है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तीसरा निर्णय है जो 3 ये किए हैं एमओयूज, मालदीव के साथ 2 और मोरक्को के साथ 2, उसको भी मंजूरी मिली है। 3 कानून की प्रावधान भी हमने आज मंजूर किए हैं, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो हम उसका आज कोई आपको डिटेल्स नहीं दे सकते, पहले पार्लियामेंट में पेश होंगे। जैसे आपको पता है आर्बिट्रेशन है, वेज कोड है और सरोगेसी है। इसके बारे में बिल्स जो आज स्वीकृत हुए हैं कैबिनेट में, वो बाद में हम कैबिनेट पहले पार्लियामेंट में पेश करेंगे, फिर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा निर्णय जो है कि कैबिनेट ने आज एक एमएसपी के बारे में सब बताएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि कॉस्ट प्लस 50% इतना किसान को देंगे, वो देने की पहल इस साल भी जारी रहती है। उसके डिटेल्स देंगे। जस्ट टू रिकैप इन इंग्लिश, today Union Cabinet has approved many important issues. The most important being an increase in MSP for farmers. The details our senior colleague Tomarji will give you. But the cabinet also decided to upgrade and bring in organized Group A services to Group A executive cadre officers, 2 officers of CRPF, Indo-Tibetan Border Force, BSF, CISF and Seema Sashastra Bal. So all these thousands of officers
will be benefited by this. Their financial wages and skills will improve and increase. This facility is given to more than 53 cadres in that same rank. So this was demand of these all paramilitary forces for years together that has been made. Then we have also decided, Cabinet also approved proposal for leasing out of 3 airports of Ahmedabad, Lucknow and Mangaluru of Airport Authority of India through public-private partnership. This is the best win-win situation where upfront payment, which will come to Airports Authority of India, will be nearly 10-fold of their annual profit, and they will also get share of annual profits in the future. Then Cabinet has also approved 2 MOUs with Maldives and 1 with Morocco in different fields of cooperation. Cabinet also approved 3 bills, but that I cannot reveal to you the details because Parliament session is on. So we will reveal them in Parliament, and then you will also get it about arbitration, about wage code, and about surrogacy. So that's all from my side. Over to Tomarji.